हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। मेडिवल हिस्ट्री जो कि हम तमिलनाडु की एनसीईआरटी से कर रहे हैं सेवेंथ क्लास के फर्स्ट पार्ट से, इसको कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। हमने अभी तक मेडिवल हिस्ट्री का जो चैप्टर है सोर्सेज की बात हम लोग मेजरली कर रहे थे, तो कॉपर प्लेट्स के बारे में देख लिया हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की। क्या होते हैं मॉन्यूमेंट्स, होते किस प्रकार के, कैटेगराइजेशन इनकी अलग अलग क्या होती है, ये आप जानते ही हो। मॉन्यूमेंट्स की प्रिसाइज डेफिनेशन हम लोग आर्ट एंड कल्चर में सीखेंगे जब हम लोग नृत्य संगनिया करेंगे। अभी के लिए जो यहाँ पर दे रखा है, एक बारी उसकी कैटेगराइजेशन को जान लेते हैं। टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स, मीनार और मीनारेत, इनके कलेक्टिव जो नेम होते हैं, ये सारे अलग अलग प्रकार के मॉन्यूमेंट्स हैं। दिल्ली के जो सुल्तान थे, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत थी, उन्होंने नए प्रकार के आर्किटेक्चर स्टाइल को इंट्रोड्यूस करा। जैसे उसमें से एक फेमस प्रकार का आर्किटेक्चर ये था, अगर आप जानते होंगे, इसको ऐसे नहीं, इसको ये जाली वर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था काइंड ऑफ, ये आप जानते होंगे। जैसे ही अगर मैं फूड प्रैक्टिसेस की बात बताऊं, तो उसमें से उन्होंने ये जो जितना भी आज के टाइम में हम लोग कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं ना, तंदूरी, ये उन्हीं की देन है, दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा और भी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने सोसाइटी के अंदर बात करी थी, हम लोग साइकोलॉजी के अंदर बात करते रहते हैं, और हिस्ट्री में भी जनरली हमने देखा ही है। याद है कि जब हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी तो एनसीईआरटी का उसका पहला चैप्टर एक ये बताता था कि लोग ट्रैवलिंग क्यों करते थे। तो ट्रैवलर्स जो आते थे अपने टाइम पर एंटरटेनमेंट इधर उधर पर्पज़ के लिए आते थे, लेकिन वो अपने साथ साथ अपने एरियाज़ के रिचुअल्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस ये भी लेकर आते थे। तो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर जो बिल्ड करे गए वो बहुत यूनिक हो गए। जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड शुरू होता है मेडिवल इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एपेक्स पॉइंट पर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक बिल्कुल ही नई शेप और रूप के साथ हमें भारत में देखने को मिलती है। अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ उन रूलर्स की सल्तनत फैलती चली गई, वहाँ वहाँ नए नए प्रकार के आर्किटेक्चर डिज़ाइंस और ये सब आते चले गए। मॉन्यूमेंट जो इन्होंने बनवाए, उनमें आर्क होते थे, डोम्स होते थे और मीनार वगैरह होती थी। ये इनके आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स थे। इंस्क्रिप्शंस जो होती थी इन मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है, उसमें क्या क्या होता था, उसमें बहुत वैरायटी की रिच इन्फॉर्मेशन होती थी जो हमारे काम आ सकती है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। चैप्टर का नाम ही है सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, हमें इसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करना है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सोर्सेस की मदद से जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, एंशंट हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है कि मेडिवल? मेडिवल सोर्सेज की मदद से मेडिवल हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है कि मॉडर्न? सोर्सेज की मदद से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है या आज की प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी लाइफ और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, प्रेजेंट टाइम? क्यों? जैसे जैसे सोर्सेज ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो प्रिसाइजनेस बढ़ती चली जाती है, और अलग अलग स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस चीज़ को समझ में आने लग जाता है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात एग्जैजरेटेड वे में लिखी गई है। और कंटेम्प्रेरी टाइम तो ऐसा है कि हम हर चीज़ खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड एनी वंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए कहा जाता है यूपीएससी में कंक्लूजन देते वक्त आपका खुद का ओपिनियन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे वो पूरा इशू पूछ लेता है, क्या देता है सॉल्यूशन बताओ, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी एनी न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो यूपीएससी आपको खुद चाह रहा है कि एक तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, ऊपर से आप खुद का एक इनोवेटिव स्टाइल लाओ, यानी कि जिसके अंदर थिंकिंग और एनालिटिकल पावर नहीं है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है अच्छे मार्क्स फेच करना। मैं इम्पॉसिबल नहीं कहता हूँ, मेहनत क्योंकि वो भी उतनी कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके डेवलप होती है। देखो, एक सिंपल सा फंडा होता है, जिस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताने लगोगे तो वो चीज़ उतनी ईजी होने लग जाती है। बस बात खत्म। मेडिवल पीरियड के अंदर खजुराहो मॉन्यूमेंट जो देखने को हमें मिलता है मध्य प्रदेश में, छतरपुर के पास है ये,
और टेम्पल्स उड़ीसा में कोणार्क में, और दिलवारा जैन टेम्पल, ये जैन टेम्पल है माउंट आबू, मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ एक बारी 2019 में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, खजुराहो टेम्पल एक्चुअली, चलो मैं पहले पूरी बात बताता हूँ। ये दीज कॉन्स्टिट्यूट वैल्यूबल सोर्सेज कि हम लोग जो रिलीजन पर सेंटर्ड जो कल्चरल एवोल्यूशन है नॉर्दर्न इंडिया में उसको स्टडी करें। ये है अगेन, मतलब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है राइटर कि मॉन्यूमेंट्स ना, मॉन्यूमेंट्स जो थी, जो मेडिवल इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट करे गए मॉन्यूमेंट्स, वो रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस थिंकिंग को प्रिजर्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया ताकि लोग वहाँ पर आएँ और पूजा पाठ करें, और ये जनरेशन बाय जनरेशन एक छाप छोड़कर जाए कि यहाँ की जो टीचिंग्स हैं, जो प्रथाएं हैं, जो ये टेम्पल है, यहाँ पर लोग विजिट कर सकें। ये वक्त आने वाले वक्त के साथ मिटे ना, बल्कि यहाँ से बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, रिचुअल्स ये फैलते चले जाएं। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना ज़्यादा बढ़िया। हर कोई ये चाहता है ना उसके रिलीजन की क्या कहते हैं, रिलीजन प्रमोट है उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, यही चीज़ है। जो मंदिर है थंजावुर के अंदर, बृहदेश्वर टेम्पल, और गंगाई कोंडा चोलापुरम, दारासुरम, ये सिंबलाइज करते हैं ऐसे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स को जो लेटर चोलास के द्वारा बिल्ड करे गए तमिलनाडु के अंदर। विट्ठल और विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी के अंदर, ये विजयनगर रूलर्स ने डेवलप करे थे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कृष्णदेवराय के टाइम पर। ये कंट्रीब्यूशन हमें बताते हैं विजयनगर रूलर्स का 15वीं सेंचुरी के अंदर। अब आपका काम क्या है, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद ये जितने भी टेम्पलों का जिक्र आया, कुछ तो आपको पता लगा है प्रॉपर तरीके से, ये सारे के सारे आप मुझे जो जो यहाँ पर मिसेंगे प्रॉपर एक मुझे ऑर्डर में दोगे। कैटेगराइजेशन कुछ ऐसी बना देना इसकी, नॉर्थ इंडिया के ये सारे विद स्टेट्स और साउथ इंडिया के ये करके, ऐसे करते करते आपका एक चिट्ठा रेडी होने लग जाएगा। टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, पहले आता था लोकेशन के ऊपर, 2014-15 तक, मैक्सिमम 15 तक आया लोकेशन के ऊपर। अब वो एक टेम्पल के अंदर जाकर एक वो पूछने लग जाते हैं, टेम्पल भी नहीं, मतलब मुझे मॉन्यूमेंट्स कहना चाहिए, जैसे बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, इसका यूपीएससी 2018 में काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये वाइट मार्बल से बने थे, रेड स्टोन से बने थे। ये चीज़ यहाँ पर यूपीएससी पूछ चुका है, और उसके लिए थोड़ी सी आपको शार्प नॉलेज, प्रेसाइज नॉलेज चाहिए थी। और जो उसे रेड सैंडस्टोन, रेड मार्बल की जो उसके अंदर बात करी, वो एक्चुअली 7th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर एक बॉक्स है, वो वहाँ पर भी दे रखा है वो। हाँ, 7th क्लास ही है ज्योग्राफी हमारी जो एनसीईआरटी है, वहाँ पर भी वो दे रखा है वो वाला बॉक्स। लेकिन मिलाकर आर्ट एंड, उसके लिए लेकिन नॉलेज चाहिए थी अच्छी खासी, कि आपको आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री के थोड़े से डेप्थ में जाकर फैक्ट, और प्लस ऊपर से आपको ये पता हो कि रेड मार्बल है कि वाइट मार्बल है, यानी कि रेड सैंडस्टोन है या वाइट सैंडस्टोन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है। चार मीनार कहाँ की पहचान, कहाँ की पहचान है ये? चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद। वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, बोला करो, फिर भी गलतियाँ कि मुझसे नहीं हो सकती, बता ज़रा, कॉन्फिडेंस लाकर बोला करो, बस एक बार इनिशिएटिव तो लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, गलती तो हो जाएगी, रियल एग्जाम थोड़ी ना है, गलती करेंगे तो यहाँ सुधार लेंगे, गूगल से देख लेंगे, नोट्स में डाल लेंगे इसको। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, मौत की मस्जिद, जामा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी की दरगाह, ये सारे के सारे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं। चार मीनार हैदराबाद के अंदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं जो कि मेडिवल टाइम पर बिलोंग करते थे। हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे, इस पर अभी मेहनत मत करना, चाहो तो कर सकते हो, बता दोगे तो अच्छी बात है, आपकी आने वाले लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। 7th क्लास की जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है जो कंटिन्यू होगी आगे, तो उसमें एक एक करके बता रखा होगा। पूछना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, इनके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन निकलता नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि सारे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और यूपीपीएससी सबसे ज़्यादा भयंकर प्रीलिम्स होता है। आप बस इनके रूलर्स की एक लिस्ट बना लेना कि उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान कौन था, कौन से दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी का कौन सा रूलर था, जिसके अध्यक्षता के अंतर्गत ये सारे के सारे मॉस्क अलग अलग बनाए गए। ठीक है, जो फोर्ट्स थे जिनकी आजकल के टाइम में हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, आगरा फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट और दिल्ली का लाल किला रेड फोर्ट, एज वेल एज फोर्ट ऑफ दौलताबाद जिसको औरंगाबाद भी कहते हैं, एंड फिरोज शाह कोटला दिल्ली। पैलेसेस, जयपुर पैलेस, जैसलमेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, ये सिग्निफाई करते हैं
प्रेस्टीज एंड पावर को राजपूत डायनेस्टी की, और दिल्ली में कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश का टॉम, बलबन की टॉम, और सारे के सारे जो अदर मुगल रूलर्स ने इधर उधर जो स्ट्रक्चर बनाए, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें वेरिएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो सिटीज़ हैं जो कि तहस नहस तितर बितर होते हुए दिखती हैं हमें, फिरोज़ाबाद, तुगलकाबाद नॉर्थ इंडिया के अंदर, और हम्पी साउथ इंडिया के अंदर, ये अगेन रिस्ट डिपॉजिटरीज हैं मेडिवल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अगर ये है ना कि मेडिवल हिस्ट्री को किस किस प्रकार से रिकंस्ट्रक्ट करा जा सकता है, तो ये आपकी हेडिंग बनेगी। यूपीएससी बहुत चला के 150 वर्ड्स में इसको डाल देगा। जैसे आप पहले कैटेगराइजेशन करके उनको डायग्राम बता देना, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। फिर उसके अंदर आप जैसे मेंशन करते चलना कि जैसे एक एक चीज़ आपने प्राइमरी के अंदर ये लिया कि यहाँ पर आप ऐसे करके ये बना रहे हो, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इसके आगे 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स, ठीक है, बस ऐसे करके। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये आपको पूरा का पूरा एक आज चिट्ठा प्रिपेयर करना है कि आप पूरी स्टेट्स के साथ बताओगे। उसमें कुछ आपको यहाँ पर भी दिख रही है जिनकी स्टेट्स मेंशन नहीं है, ये चीज़ आप मेरे को बताओगे कि कौन सी चीज़ जो है आज के टाइम में वो आपको कहाँ पर्टिकुलर स्टेट के साथ देखने को मिलती है, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रिसाइज वे में एक तैयारी हो जाए। कभी कभार क्या होता है चीज़ें बहुत माइन्यूट होती हैं, हमें याद नहीं आ रही होती हैं। फिर बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स की जो भी हमें पिक्चर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो एस्केवेट करे गए और जो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, उनकी जो पिक्चर है इनका और जो इनका इतिहास है जो पूरा का पूरा, वो हमें ये बताता है कि सिक्कों के इतिहास के साथ साथ हमेशा जब इतिहास हम पढ़ेंगे सिक्कों का, वो किसी न किसी राजा के साथ एसोसिएटेड होगा, राजा के टाइटल्स के साथ, उनके पोर्ट्रेट के साथ, राजा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ना कुछ इवेंट, प्लेसेस, डेट्स, डायनेस्टीज़ उनकी, और उनके कुछ ना कुछ लोगों। जैसे अगर हम लोग एंशंट की बात कर लें तो गुप्ता के सिक्कों में याद है आपको, वो किंग को बहुत अच्छे से दिखाया जाता था डेली एक्टिविटीज़ करते हुए। कभी कभार राजा एक साइड बना होता था सिक्के के, और दूसरी साइड जो बने होते थे वो उनके खानदानी गॉड या गॉडेसेस बने होते थे, ये दिखाने के लिए कि इस भगवान ने कर्तव्य दिया है इस राजा या रानी को कि ये रूल कर सके, ठीक है, ताकि वो जनता के सामने अपने रूल को जस्टिफाई कर सके। जो कॉम्पोजिशन था मेटल्स का इन सिक्कों के अंदर, वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि उस टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अगर ज़्यादातर सिक्के अगर हमें किसी सल्तनत से, किसी डायनेस्टी से सोने के रिकवर करे जाते तो हम मानेंगे बहुत अमीर है। अगर अगली ही डायनेस्टी के अंदर हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर कॉपर के सिक्के बहुत ज़्यादा यूज़ होते तो हम मानेंगे कि एज़ कम्पेयर टू डेट प्रीवियस डायनेस्टी जिसके अंदर सोने के सिक्के यूज़ होते थे, ये डायनेस्टी उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है इकोनॉमिकली। यहाँ पर किंग की अचीवमेंट भी कभी कभार मेंशन करी जाती थी कि उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या क्या करा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे, उसका ट्रेड लिंक कैसे, उसकी रिलीजियस फेथ कैसे, जो कि सिक्कों पे दिखती है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये खींची हुई चली आती है, ये सिक्कों पे ऐसे बनाने की कला और आकृति एंशंट टाइम से ही, एंशंट हिस्ट्री से ही। जैसे घोरी का लक्ष्मी कॉइन और खलजी के कुछ सिक्के हैं। मोहम्मद गोरी जो है, ही हैड स्टेम्प्ड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज गोल्ड कॉइन्स, और अपना नेम इस पर स्क्राइब करवाया था। ये कॉइन हमें ये बताता है कि अर्ली टर्किश इन्वेडर वॉज इन ऑल लाइकलीहुड लिबरल इन रिलीजियस आउटलुक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉलरेशन एज अ वैल्यू के बारे में क्वेश्चन लिखना हो एथिक्स में या जीएस पेपर 1 में, या फिर आपको ये देखना हो कि जैसे यूपीएससी में एक बार 2017 में क्वेश्चन आया था, उस टाइम पर रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रही थी, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें एंशंट से आज तक इंडिया के अंदर टॉलरेंस की भावना कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। उस टाइम पर ऐसे ऐसे जो फैक्ट हैं ये बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, और यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है और वेरियस एग्जाम्स के अंदर कि इनमें से कौन सा ऐसा रूलर था जिसने लक्ष्मी कॉइन को इशू करा था। तो आपके दिमाग में ये आएगा चारों ऑप्शन मुस्लिम रूलर से होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या कहते हैं लक्ष्मी माँ को कैसे अपने सिक्कों पे कर सकते हैं, तो मुसलमान है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कुछ यूनिक चीज़, ये नोट्स में डालने वाली चीज़ होती है। अगर मुझे इसमें से जब से मैंने चैप्टर को स्टार्ट कराया, अगर मुझे कुछ मेन्स ओरिएंटेड अगर मेरी आंखों को जो लुभाया है, जो पसंद आया है, तो वो ये वाला पैराग्राफ है। क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो टर्किश इन्वेडर था मोहम्मद गोरी, ये लिबरल था। सारे के सारे जो अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाए मेंस के अंदर कि ऑल इन्वेजन इन इंडिया वर नॉट ओनली डन फॉर द पर्पस ऑफ क्या कहते हैं डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर या फिर प्रमोटिंग फोर्स कन्वर्जन, कुछ कुछ उसमें से लिबरल लोग भी आए। तो आप उनमें से ये कुछ एग्जांपल लिख सकते हो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बना के, कंक्लूजन वगैरह बना के। कॉपर जित्तल,
ये हमारे पास अवेलेबल हैं दिल्ली सल्तनत की स्टडी के लिए। सिल्वर तंका जिसको इल्तुतमिश ने इशू करा, अलाउद्दीन खिलजी के गोल्ड कॉइन्स, मोहम्मद बिन तुगलक की कॉपर टोकन करेंसी। ये इंडिकेटिव है कि कॉइनेज सिस्टम कैसा होता था उस टाइम पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और हमारे कंट्री के लिए। ये आज में आपको याद होगा, ये सारे के सारे सिक्कों की स्टडी में आपको इकोनॉमिक्स में, मनी एंड बैंकिंग में करवा चुका हूँ। करा था हमने इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये चीज़ डिस्कस करी थी, याद है कुछ साल पहले, है ना। शुरुआत ही हम लोग मनी एंड बैंकिंग की ऐसी करते हैं ना, सिक्कों से, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर है। ये मैं आपको डोंट वरी इकोनॉमिक्स में भी कवर करवाऊंगा मैं आपको। मनी एंड बैंकिंग का जब चैप्टर आएगा, आरबीआई वगैरह उसके द्वारा प्रिंटिंग करे हुए नोट्स और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के कंसेप्ट में ये सारे एंशिएंट और मेडिवल के सिक्के आपको पता होने चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं बच्चों को एक टॉपिक भी प्रिपेयर करवाता हूँ जो आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है, कॉइन्स एंड कॉइनेज सिस्टम ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ऐसा कुछ करके चैप्टर है, कॉइन्स का कुछ चैप्टर है। तो ये है, ठीक है। आर्ट ऑफ उसको वो भी कहते हैं, कोई मुझे जानते हैं सिक्कों, कोई बता सकते हैं सिक्कों की स्टडी को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ डैश क्या क्या चीज़? आराम से एक जन बोलो। न्यूमिस्मेटिक, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सही है अंकिता। अ जित्तल कंटेन 3.6 ग्रेन्स ऑफ सिल्वर, 48 जित्तल वर इक्वल टू 1 सिल्वर टंका। ये जितना नॉर्मल ये लग रहा है ना, ये उतनी ही भयंकर तरीके से यूपीपीएससी और एसएससी में पढ़ा जा सकता है। और मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता ऐसे किसी फैक्ट की, मैं इसको एमपीपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट मानता हूँ अपनी नज़रों में कि कितना इक्वल होता है। क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं कभी कभी ना, क्वेश्चन इतने वियर्ड आ जाते हैं, इतने वियर्ड आ जाते हैं। ये वाली बात बहुत नॉर्मल है, अगर यहाँ पर दे रखी है कि जित्तल कंटेंट 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। प्रिया से पूछ लो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ना, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ना बनाता हो तो। 4 ऑप्शन 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। बताओ प्रिया अगर देखे हो कि 3 सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। वो डेट पूछ लेता है भाई साहब, वो डेट पूछ लेता है कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी, वो तो अभी अच्छा हुआ, वो अभी वो नहीं पूछता कि टाइमिंग क्या, सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे। वो डेट पूछ लेता है 25, 26, 27, 28। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लेकिन उतना ही कर सकते हैं, डोंट वरी। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं ये मानता हूँ यूपीपीएससी के अंदर 120 प्लस इज अ सेफ स्कोर। मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 120 प्लस अगर अच्छे से मेहनत तैयारी करके, फैक्चुअल कंटेंट आपका याद है अच्छे से आपको, फिर एनालिसिस पावर आपकी ऑलरेडी मेंस को हैंडल करने के लिए अगर आपकी क्या कहते हैं, तो आप वहाँ पर भी वो कर सकते हो। एंड यूपीपीएससी का एग्ज़ाम भी आप सबको देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। भले ही उसको निकालने और ना निकालने के परस्पेक्टिव से कुछ नहीं कि निराश मत होकर आ जाओ, निकले ना, क्योंकि उसका बॉल गेम बहुत अलग होता है। डैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टेनिस कोर्ट, ठीक है। उसके जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी अलग होते हैं सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर। मेंस उसका ऐसा है कि जो यूपीएससी का एक सिंसियर स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अपने एक्सप्रेशन लिखने के, अपने वो वर्ड्स लिखने के, स्पेशल इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, अंडरलाइन करके आना। जैसे अंकिता की आंसर राइटिंग करने वाले लोग और प्रिया की, मतलब एक तरीके से प्रिया और रागिनी की नॉलेज मतलब रखने वाले लोग, अगर इन तीनों के आंसर राइटिंग को कंबाइन कर दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रैंक और पोस्ट ले सकते हैं यूपीपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर। एंड एमपीपीएससी तो ईजी है ही। रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस लिटरेचर, डिवोशनल मूवमेंट जो स्टार्ट होती है साउथ इंडिया में और बाद में नॉर्थ इंडिया में, इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल लिटरेचर। चोला पीरियड को ऐसा पीरियड भी बोला जाता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ अटमोस्ट डिवोशनल लिटरेचर एंड वर्क्स यहाँ पर डेवलप हुए। जैसे नाम याद रखना, कंबा रामायणम, फिर शेखी जार का पेरिया पूर्णम, उसके बाद नलारिया दिव्य प्रबंधम, जिसको कंपोज करा गया था 12 अजवर के द्वारा, कंपाइल करा गया नाथ मुनि के द्वारा। ये सारी लिस्टिंग्स आपको मतलब बनानी है अलग अलग बुक्स की और इसकी, ठीक है। देवरम, जिसको कंपोज करा गया अपार के द्वारा, संबंदर, सुरंदर, ठीक है, एंड कंपाइल्ड बाय नंबियंदर नंबी। फिर मनिक्कावा सागर का थिरुवासगम, ये सारे के सारे इनकी स्क्रिप्टिंग पूरी करी गई चोला पीरियड के टाइम पर। जयदेव का गीत गोविंदम 12वीं शताब्दी का,
जिसके बाद भक्ति मूवमेंट भी शुरू हो जाती है 12th मूवमेंट सदर्न इंडिया के अंदर 12th सेंचुरी में के बाद। और कबीर दास 15th सेंचुरी के मिस्टिक पोएट थे, इनका भी इन्फ्लुएंस है भक्ति मूवमेंट के अंदर। एक बात मैं आपकी बिहाफ से ही बोल देता हूँ सर, ये कुछ समझ में नहीं आया सर पैर, ये क्या बोलकर चला गया पैराग्राफ। इसके अंदर सिर्फ एक फैक्ट्स हैं, किसने क्या लिखा, किसने कौन सी बुक रिलीजियस बुक कंपाइल करी, बस उसकी लिस्ट बना लेना, बुक का नाम और ऑथर, बस ये। इसके बारे में किस कंटेक्स्ट में लिखे गए ना, अभी हमारा कोर्स आगे बढ़ने दो, एक एक के बारे में आपको एक कंटेक्स्ट समझ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ तो एनसीईआरटी के अंदर ही हैं, जैसे मेघदूतम ये वो करके, तो वो क्यों लिखा गया, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कहानी है माधवी कोवलन की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहेगी। अभी सिर्फ इनकी लिस्टिंग बनाने का आपका काम है। क्यों, चैप्टर समझो, सोर्सेज है वो, अभी यहीं पर मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुई है, अभी थोड़ी ना वो सारी बातें बता देगा वो आपको, ठीक है। सेकुलर लिटरेचर, अच्छा सेकुलर लिटरेचर क्या होता है मुझे बताओ, क्या इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर में? मैंने क्लियर कर चुका हूँ कुछ महीने पहले, जल्दी बताओ। सेकुलर क्या चीज़, रिलीजियस ये धर्म से रिलेटेड होती है। रिलीजियस, हाँ, धर्म की जिसकी परछाई जिसके ऊपर ना पड़े वो सेकुलर लिटरेचर होता है। नॉर्मल जैसे कविताएं चल रही हैं, कहानियाँ चल रही हैं, मेरी जीवनी, मेरी ज़िंदगी की कोई दास्तां, किसी की कोई स्टोरी हो गई बहुत अच्छी, कोई जानवरों की और इंसानों की कहानी हो गई, ये सब, ठीक है। तो मधुरा विजयम और अमुक्ता मल्यथा ये कुछ पोएम्स हैं। मधुरा विजयम को कंपोज करा गया था गंगा देवी के द्वारा, और अमुक्ता मल्यथा को कृष्णदेवराय के द्वारा। ये तो अगर ये क्वेश्चन आया था ना जब यूपीएससी में 2016 के मेंस में, कृष्णदेवराय वॉज नॉट ओनली अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बट ऑल्सो अ ग्रेट कंपोजर हिमसेल्फ, तो आप ये लिख सकते थे। और उसके अंदर फिर एक चीज़ तो सभी को याद रहती है, बस दिमाग दौड़ाने वाली बात ही, तेनाली रामा सुना होगा ना, इसके अष्टदिग्गज हुआ करते थे इसके कोर्ट में, ठीक है। तो ये हमें इंसाइट देते हैं कि क्या क्या इवेंट्स और इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड थे विजयनगर एम्पायर के साथ। फिर चांद बरदाई का पृथ्वीराज रसो, ये पोर्ट्रे करता है राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान का, एक ग्रेट हिम्मत उसकी बैलर। वी हैव नो इंडियन अकाउंट्स अबाउट वॉट हैपेंड ड्यूरिंग द टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा अकाउंट नहीं है। फॉर प्री इस्लामिक पीरियड, जब इस्लाम नहीं आया था। एक हमारे पास है कल्हान का राज तरंगिनी, कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ का था कल्हान? एनसीईआरटी में दे रखा नहीं, ये कहाँ का था, कहाँ का था? एनसीईआरटी में दे रखा है ये। कश्मीर से। एंड ओनली अकाउंट है वैसे आज तक का कि हिस्ट्री के अंदर जो इतने डिटेल में कश्मीर रूलर्स के बारे में जैसे झलक दिखाता हो, ठीक है। उसके बाद वो ये देख रहे हो पूरी की पूरी आपकी लिस्ट बनेगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था ये रिलीजियस लिटरेचर अलग करना, फिर मतलब लिस्ट ऐसे करते जाना। देखो एक चिट्ठा बनाना, उसके अंदर ये बुक्स लिखे, ये ऑथर्स लिखा, कॉलम बनाया, रिलीजियस लिटरेचर पूरी हो गई। दूसरा कॉलम बनेगा सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर पूरा का पूरा, फिर बुक्स यहाँ पर ऑथर, फिर ऐसा करते करते तीसरा कॉलम ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स और बायोग्राफीज। ये चाहो तो 3 पेजेस भी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो। एक ही बार में सारी लिस्ट आ जाएगी, तो लोग परेशान होते हैं ना यार किसने कौन सा लिखा है, यार मैं भूल जाता हूँ, एंशंट का भूल जाता हूँ, मेडिवल का भूल जाता हूँ। एक ही जगह पर सारी लिस्ट है, इसी में जब एंशंट का पढ़ोगे तो वो भी ऐड कर देना अलग से। तो मिनाज उस सिराज, जिसको सुल्तान नज़ीरुद्दीन मोहम्मद स्लेव डायनेस्टी का इसने पेट्रोनाइज करा था, इसका यहाँ पर था कोर्ट में, इसने लिखा था तबाकत आय नसीरी। ये किसका डील करता है? दिस डील्स विद द पीरियड फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद गोरी, जब से मोहम्मद गोरी ने कॉन्क्वेस्ट करा था तब से 1260 सीई का। उसके बाद 13वीं सेंचुरी के अंदर हसन निज़ामी, ये एक माइग्रेंट था
गजनी से। गजनी कहाँ पर है जगह? गजनी कहाँ पर है? शाबाश, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन सा पत्थर आता था हड़प्पा में? अफगानिस्तान से कौन सा पत्थर आता था हड़प्पा में? भूल जाते हो बार बार उसको। सलमान खान नीला पत्थर जो पहनता है क्या कहते हैं उसको? लैपिस लजूली। ताज उल मासिर, ठीक है, ये लिखा गया हसन निज़ामी के द्वारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ इल्तुतमिश रूल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये फैक्ट है। अब आपको ये अजीब व गरीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यार ये सारे ना इस्लामिक नेम्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक पोएट हैं, इस्लामिक कंपोजर्स हैं, जिसके बारे में अक्सर आप कम सुनते हो। क्यों कम सुनते हो मैं बता देता हूँ उसका रीज़न। लोग मेडिवल हिस्ट्री में मेहनत करते ही नहीं है। क्यों? सिस्टमेटिक ढंग से उनको कुछ पता ही नहीं होता ना। एनसीईआरटी पढ़ ली 7th क्लास की, 12th क्लास की थीम 2 पढ़ ली, उनको लगता है बस इतना मोर देन इनफ है। लेकिन वो सिस्टम नहीं आता दिमाग में, क्रोनोलॉजी नहीं आती है, सारी बुक्स नहीं पता होती हैं। उसके बियॉन्ड जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनको लगता है रिटर्न ऑन क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न बहुत पुअर है इसका। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में हो सकता है वो, लेकिन यूपीएससी अब गेम एलिमिनेशन के लिए आजकल क्या यूज़ कर रहा है? साइंस, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इन्वायरमेंट और एंशंट एंड मिडिवल। इसी चार पहलू के ऊपर, 5 पहलू के ऊपर पूरा का पूरा यूपीएससी का प्रीलिम्स निर्भर है। जिसकी ये स्टैटिक कंप्लीट नहीं है तो मत करो करंट अफेयर के क्वेश्चन अटेंड जो वो पूछ रहे हैं, मत करो। कौन कह रहा है तुम्हें? जो ईवीएस के जो कोर चीज़ें हैं लोगों को तो ये भी नहीं पता। नेशनल पार्क की प्रोविजंस नहीं पता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के बीच में फ़र्क नहीं पता। इतना स्टैटिक कमजोर है लोगों का। लोगों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये नहीं पता। पढ़ते रहो करंट अफेयर, क्या पता लग जाएगा। PD365 में क्या एक बॉक्स दे रखा होता है, किसका मतलब ये होता है उससे कवर हो जाएगा क्या रेपो रेट? ऐसे तो नहीं होता ना। करंट अफेयर तो जैसे कहते हैं कि इंस्पिरेशन ली जाती है, तो भाई करंट अफेयर से इंस्पिरेशन कैसे ली जाए? करंट अफेयर तो एक इंस्पिरेशन जो होती है वो फेक होती है। क्योंकि ऐसे फिर एक हिंदू आप पढ़ रहे हो, रोज आपने उसमें कोई टॉपिक देखा, लक्ष्मीकांत से जाकर इधर उधर बुक से जाकर आपने रिवाइज कर लिया, तो ऐसे फिर सारे अखबार उठाओ ना। फिर वो सिर्फ हिंदू को देखकर करंट अफेयर की इंस्पिरेशन लेकर स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे को पूरी लक्ष्मीकांत मुझे याद है, उसके पूरे आंसर, राइटिंग वगैरह, फिल्म्स के फैक्ट वगैरह सब कुछ याद है, कोई सा भी मैटर न्यूज़ में चल रहा हो तो मेरा दिमाग न्यूज़ को, आइटम को देखते ही क्लिक करेगा कि ये विधायक और ये जो सांसद हैं ये पार्टी छोड़कर निकल गए हैं किसी की, तो ये डिफेक्शन का केस बनता है। ये अमेंडमेंट बोला गया था, ये पॉलिटिक्स है पोस्ट इंडिपेंडेंस में आयाराम गयाराम की। ये ऐसे दिमाग दौड़ता है स्टैटिक को करके। जियाउद्दीन बरनी, इसको जियाउद्दीन बरानी भी बोलते हैं कभी कभार, ये कोटियर था मोहम्मद तुगलक था। इसने, ये तो सुना होगा आपने, ये अक्सर बहुत सारे PSCs में पूछा जाता है, पक्का आपने देखा होगा, तारीख फिरोज शाही, ठीक है, इन विच ही डेल्ट विद हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक का पीरियड, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड के लेकर टू द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, यहाँ तक, ठीक है। फिर फरिश्ता की एक थी तारीख है फरिश्ता, 16वीं सेंचुरी का ये वर्क है। इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मुगल पावर इन इंडिया, ठीक है। ये सारी की सारी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। जो वर्ड होता है तबाकत, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है जनरेशन या फिर सेंचुरीज। तुजक या तुजुक बोल लो, ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। तारीख, और या इसको तौहीक बोल लो, नहीं पता नहीं, तारीख, अच्छा बोलने का, अच्छा लिखने का तरीका है तारीख, तारीख, ठीक है। तो ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिस्ट्री। तो आप ये देख लेना कि इनमें से जब भी, अब एक हिंट बताता हूँ, देखो तमिलनाडु कितना सिंपल काम करते हैं आपके लिए। सर ये हम सारी लिस्ट बना भी जाएं, सब कुछ बना भी जाएं, अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन से रूलर्स की ये जो बुक दे रखी है ये खुद की उस रूलर की ऑटोबायोग्राफी है, तो सर ये तो नहीं पता था मुझे कि ऑटोबायोग्राफी, ये तो दे भी नहीं रखा था सर। मैंने तो बहुत सारे पूरी मेडिवल को अच्छे से बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, मेरे नोट में तो सर है ही नहीं वो वाली चीज़, अब क्या करूँ। ये वर्ड याद रखना, तुजुक। जहाँ पर किसी किताब में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जिसमें तुजुक लिखा होगा, उसको मार्क कर, उसमें गोला भर देना। इनमें से कौन सी चीज़ इस पीरियड के साथ इस डायनेस्टी की हिस्ट्री की बात करता है, तो यूपीएससी आराम से आपके लिए एक वर्ड दे देगा पहली, तारीख, और चालाक होगा तो ये वाला वर्ड मेंशन कर देगा, ये स्पेलिंग
कि उसके आगे दे देगा ये, बिना सोचे समझे बस इसको गोला भर देना इसके अंदर, जहाँ पर किसी भी बुक के आगे बस ये वाला नाम देखें या फिर ये तारीख वर्ड देखें। ये ट्रिक होती है। तो ये जो बॉक्स होते हैं इसको समझा करो कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है। डू यू नो, ये तब एनसीईआरटी के फालतू मैं मान सकता हूँ कुछ कुछ, वहाँ मुन्नी उन्नी चुन्नी कुछ कुछ कह रहे होते हैं, बगल में बंदियाँ बनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ट्रिक है, ये एलिमिनेशन की एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। और कौन सी ऐसी बुक है जो कि मुगल डायनेस्टी की कोई जनरेशन की बात करती है, दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी की जनरेशन की बात करती है। मान लो को वो कोई बुक निकाल कर ऐसे ले आया वो गूगल क्रोम से जाकर, विकीपीडिया से, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, नाम ही नहीं सुना, सारे नोट्स में ही नहीं, हमारे नहीं है। 7th क्लास में मैंने तमिलनाडु जब पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ड था कि तबाकत का मतलब होता है जनरेशन और सेंचुरीज। तो यही डील करती हूँ, क्योंकि बाकी सारे 3 ऑप्शन तो मुझे वियर्ड लग रहे हैं। एक ऑप्शन के अंदर तारीख दे रखा है, तो तारीख तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये तो हिस्ट्री होती है पूरी की पूरी। इसने जनरेशन के बारे में पूछ रखा है। मुझे तुजुक पता है ऑटोबायोग्राफी होती है, तो इसका ये तो हो नहीं सकता। तबाकत होगा पक्का, क्योंकि इसने पूछा कि इनमें से कौन सी स्लेव डायनेस्टी की जनरेशन के बारे में या खिलजी डायनेस्टी की जनरेशन के बारे में पूरा का पूरा बताती है। ये है ट्रिक इसकी, समझ में आया? तो ये ऊपर वाला काम इससे आसान हो गया आपका। जैसे आप भैया मुझे बताओ, फरिश्ता का तारीख है फरिश्ता, ये क्या किसका डील करता होगा? देखो डील कर लो हिस्ट्री, और ये देखो हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मुगल। दोबारा आप इसको देखो ना, तारीख फिरोज शाही, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो देख रहे हो, तारीख फिरोज शाही किसके बारे में, तारीख ए फरिश्ता किसके बारे में, ये चीज़ करके। उसके बाद और तो कुछ नहीं था इसमें अंदर। हाँ, तबाकत आए नसीरी। ये ऐसे धीरे धीरे करके आपको सारे टर्म्स है ना, धीरे धीरे करके आपको पूरा पता लग जाएगा तबाकत किसके बारे में डील करता है। देखो आप जनरल, अभी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, देख लो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इस्लामिक वर्ड है, मुझे भी पता है, अभी दिमाग में थोड़ा सा लोड आएगा। ये अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है, एक और बात मैं बता देता हूँ। इस पर ना कभी भी कोई भी जो मुझे सुन रहा है, चाहे आप लोग हो लाइव बैठे हो, आप इस पर कभी भी प्राउड फील नहीं कर सकते। मैं सच बात बताता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यूपीएससी में ऐसी होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है, वो आज भी प्रीलिम से एक हफ्ता पहले मुझे रट्टा मारना ही पड़ता है उन सारे के सारे एक्ट्स का और उनकी प्रोविजंस का। मुझे समझ में आती है उनकी इंग्लिश हिंदी वो करके, लेकिन भाई वो याद, एक एक वर्ड जो पॉइंट याद होता है वो। ऐसे ये जो ये लिस्टिंग है ना, ये जो होती है, ये मैं पूरे साल बार बार करके याद रहता हूँ, क्योंकि ये मैं अगर साल में 100 बार याद करता हूँ तो मैं इसमें 99 बार भूल भी जाता हूँ, अगर मेरी रिवीजन बहुत दिनों की हो जाए, बहुत दिनों से करी ना हो मैंने। 100 बार अगर मैंने याद करने बैठा तो 99 बार भूल जाता हूँ। और ये तो लक्ष्मीकांत तो ऐसे ही मान लो, ये वाला पहला चैप्टर तो 100 में से 100 बार ही भूलता हूँ मैं तो उसको। आज तक अगर कोई मुझे बोले कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक वर्ड टू वर्ड पूरा सुना दो लक्ष्मीकांत का, मैं बाकी सारे चैप्टर्स को कुछ ना कुछ बताने में 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ उसको सुनाने में वर्ड टू वर्ड में सक्षम हूँ। चैप्टर 1 में मेरी एक्यूरेसी इसकी 0 है बिल्कुल पूरा, अगर मैं रिवीजन नहीं कर रखी हो। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने उसको प्रिपेयर कर रखा तो मैं एक हफ्ते तक उसको याद रख सकता हूँ। मुझे बार बार उसको देखना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, 4 उसके अंदर चीफ जजेस थे। एक एक्स्ट्रा पैटी होता है कि पहला चीफ जस्टिस जो इंडिया का था, जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा, वो सर एलिजा एम्फी थे। कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद रहती हैं, लेकिन सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो अपनी लिमिटेशन में हमेशा एक्सेप्ट करा करो, झगड़ा मत करा करो अपनी लिमिटेशन। ये ऐसी चीज़ें फैक्चुअली इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है ना, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो याद करना पड़ेगा, लिस्ट है। तो वही चीज़ है कि हर चीज़, ज़्यादातर यूपीएससी ने गेम सिंपल कर रखा है कि आप कहानी आओ, कहानी को कम शब्दों में ज़्यादा कहकर एक्सप्रेस कर दो, कम यूज़ करो, कम शब्द 150 वर्ड्स और कह जाओ ज़्यादा। ज़्यादातर तो गेम इसी का है। और कुछ कुछ ऊपर से आपको फैक्ट्स पकड़ने पड़ेंगे, मसाला बिछाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ताकि खाना अट्रैक्टिव लगे। तो वो होते हैं हमारे फैक्ट्स, ठीक है। तो झगड़ा मत करा करो अपने आप से, अपनी मेमोरी पे कुछ डाउट मत करा करो। जब मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं लक्ष्मीकांत पहले चैप्टर, मैं भाई डम्ब हूँ उसमें, मैं नहीं याद रख पाता, लेकिन एक हफ्ते अगर मैं रिवीजन कर लूँ तो मुझे पता होता है अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो प्रीलिम्स के अंदर इससे तो कोई स्टेटमेंट कट ही नहीं सकती, पक्का नहीं कट सकती, क्योंकि एक हफ्ते पहले रिवाइज कर आया हूँ उसको मैं। इन 16th सेंचुरी जो एम्परर था बाबर के ऊपर बाबरनामा लिखे गए, अबुल फैजल की NI अकबरी और अकबरनामा, ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन 2 एम्परर्स के बारे में। 17वीं सेंचुरी के अंदर जहांगीर ने अपना मेमोयर लिखा, तुजुक आए जहांगीरी, ठीक है। अब ये तुजुक वर्ड क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, आ गया ना। देखो इनमें से कौन से रूलर ने अपने बारे में वो लिखा। अब अकबर के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसको याद करने का तरीका होता है भाज सा।
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बादशाह। 6 ऑप्शन आजकल बनाना यूपीएससी के लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई, आने लगे यहाँ से, साथ साथ भी आने लगे हैं। वो दे दे, बुक दे दे। इनमें से किस किस मुगल रूलर्स ने, ये जो बुक दे रखी है ये ऑटोबायोग्राफीज हैं किसी ना किसी एक मुगल रूलर की। कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन दे रखे होंगे 2 and 3 ओनली, 4 and 3 ओनली, ऐसा करके। अब बंदे का दिमाग कैसे दौड़ेगा कि ये टफ क्वेश्चन है, दिस इज सपोज टू बी लेफ्ट। बेटा तुमने रट्टा मारा है, सब कुछ मारा है, तुम्हारा हो सकता है हिस्ट्री ऑप्शन हो, तुम फिर भी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क तो कर कर आ गए, लेकिन जहाँ स्मार्ट वर्क करना था तो वहाँ तुमने गेम को समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हो एनसीईआरटी के नॉलेज वाले। यहाँ पर काम आती है हमारी ये वाली तमिलनाडु की एनसीईआरटी। जहाँ जहाँ वर्ड तुजुक 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 जिस जिस ऑप्शन के अंदर दिखे, बस वही आपके राइट ऑप्शन होंगे। तो मान लो अगर 2 and 3 के अंदर देखा है, 2 and 3 को टिक करके आ जाओ, बाकी और की तरफ देखना ही नहीं है। ये गेम है। इसलिए मैंने कहा था कि एनसीईआरटी का जो पहले चैप्टर है मेडिवल का, वो थोड़ा सा बोरिंग झलक प्रोवाइड करता है। और ये मैंने जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा था इतना सारा, तो आपको लगा होगा यार ये कैसे लर्न होगा, क्या बनेगा। ये गेम था इसके पीछे, ये गेम है इसके पीछे। और आप देखो जब इसने इस गेम को बता दिया तो आगे वाले गेम कितने आसान हो गए। अपार्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एम्परर, तबाकत है अकबरी। क्या है तबाकत? जनरेशन की हिस्ट्री। ऑथर्ड बाय निज़ामुद्दीन अहमद। इसको एक एग्जैजरेटेड अकाउंट समझा जाता है, नहीं, इसको ज़्यादा रिलायबल अकाउंट समझा जाता है, और अबुल फैजल के अकाउंट को ज़्यादा एग्जैजरेटेड समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट उसका हिस्टोरियन था और वो से चीज़ें जो लिखता था ऑब्वियस सी बात है खुश करने के लिए राजा को लिखेगा। सिमिलरली बदाऊनी की एक आउटस्टैंडिंग वर्क है तारिक ए बदाऊनी, बदाऊनी की हिस्ट्री। इसको 1595 में पब्लिश करा गया था। दिस वर्क स्पैन्स 3 वॉल्यूम्स के 3 वॉल्यूम है। अकबर के रेन का जो वॉल्यूम है वो फ्रैंक है और क्रिटिकल अकाउंट है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्टिकुलरली इसकी रिलीजियस पॉलिसी का। मुझे कोई बता सकता है अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या? अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या? हाँ, दीन लाई। सारे रिलीजन्स को मर्ज करके उसने एक रिलीजन बनाया था। वेटिकन सिटी से पोप के बंदे आते थे, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में पोप होता है। टर्की से जो सुल्तान है वो कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भेजता था। स्कॉलरली डिबेट चलती थी यहाँ पर बैठ के, लेकिन ये हिट नहीं हो सका, हिट नहीं हो सका। जो अकबर जिस टॉलरेंस को प्रमोट करवाना चाह रहा था वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। कुछ टाइम तक चला लेकिन ये फेल कर गया अकबर का मिशन। ये हम पढ़ेंगे क्यों, इसकी बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे हम क्यों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।